Welcome to my Accounts Acharya channel. Today I am going to start the new topic, that is business environment. और मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर देखें। जब आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लेंगे, इसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक आपको समझ में आएगी, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड with the previous lectures. Therefore, it is very essential to have a knowledge about the previous and thereafter the next. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है शायद आप भूल गए होंगे। चलिए मैं आपको दोबारा पढ़ा देता हूँ, जिससे आपको यह समझ में आ जाए कि बिजनेस एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल फैक्टर्स हम कैसे समझेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट को आपको बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल दो फैक्टर्स को मिला करके टोटल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, जो हमारे बिजनेस के चारों तरफ से इंटरनली या एक्सटर्नली लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कहीं ना कहीं से इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो अपना छाप डाल देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के सभी फैक्टर्स को बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें, नहीं तो कोई भी एक फैक्टर हमारी बिजनेस को डुबा सकता है जिस पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। सपोज कीजिए एक साइकिल मैन्युफैक्चरर है, तो उसने कंपनी की तरफ से एक टायर लगा करके भेजा होगा, और सपोज कीजिए कि वो टायर विद इन 2 months 3 months आफ्टर खराब हो जाती है। तो कुछ दिन बाद इस चीज को हर एक कस्टमर से एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद उस कंपनी के साइकिल्स को खरीदना छोड़ देगा और धीरे धीरे वो कंपनी लॉस में चली जाएगी या तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। इसीलिए हमें बिजनेस के सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। कंज्यूमर्स का सेटिस्फैक्शन हो, कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट हो, कंज्यूमर्स का टेस्ट हो, मार्केट में क्या चल रहा है, फिर इंटायर मार्केट में कंपटीशंस क्या हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। आइए अब आपको इस टॉपिक पर आते हैं। एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है। माइक्रो कल आपको हमने कल के प्रीवियस लेक्चर्स में आपको अच्छी तरह से समझाया गया था। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, जो इंटरनली हमें इफेक्ट करते हैं, यानी अपना प्रभाव आंतरिक रूप से हमारे बिजनेस पर डालते हैं, तो उसे हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं। अब आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स देखना है कि जो बाहर से हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं, अपना फोर्स डालते हैं। उन सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स में देखिए, माइक्रो एनवायरनमेंट डिटरमिन्स अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, प्रमोशंस। क्या माइक्रो एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट डिटरमिन्स अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स एंड प्रमोशंस। देयरआफ्टर इट हैज 2 aspects, 2 aspects होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब आप एक क्लियर डेफिनेशन में समझ सकते हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट ऑलवेज डिटरमिन्स अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स and promotions, either positive or negative. So therefore it is very essential to have a complete knowledge of the external environment that affect the business from wide range. बाहर से वो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो देखें, अपॉर्चुनिटीज, एक बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज क्या ऐसे काम करेंगे जिससे कि उनको भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेट कर सकते हैं। क्या क्या ऐसी कमियां हैं जिनको हमें पहले से ध्यान देना है, तो दैट इज माय थ्रेट्स। उन सभी थ्रेट्स को भी देखना है। कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसे गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं या इंटरनल स्वयं के पॉलिसीज होते हैं। तो इन सभी पॉलिसीज में आप देखते हैं कि वो भी 2 aspects के होते हैं। 2 aspects या तो पॉजिटिव अपना प्रभाव डालते हैं या तो नेगेटिव प्रभाव डालते हैं।
तो जब हम पहले से ही उस चीज की प्लानिंग करके चलेंगे, अपने सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख करके चलेंगे, तो आप विश्वास कीजिए कि ऐसी गलतियां आपसे कभी नहीं होंगी। अब आपको हमने बताया था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कुछ इसेंशियल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कुछ इसेंशियल फैक्टर्स हैं। नंबर 1 ए पार्ट आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट देखें, अगर हम इंटरनल इकोनॉमिक की बात करते हैं, इंटरनल इकोनॉमिक दैट इज हेल्ड इन माय बिजनेस, हमारे बिजनेस के अंतर्गत ही आता है, व्यापार के अंतर्गत ही आता, दैट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय मी, उसे मैं ही कंट्रोल और मैनेज करता हूँ, दैट इज फुली डिपेंडेंट ऑन मी। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जैसे कि आपके पापा की सैलरी 50,000 रुपए है, तो आउट ऑफ दिस 50,000 he will manage each and everything, thereafter he will able to save something, कुछ ना कुछ बचत करते हैं और ये सेविंग्स उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को फुलफिल करती है। इसी तरह से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। किस पर? माइक्रो इन्वायरमेंट के एक्सटर्नल फैक्टर्स पर। तो यहाँ पर तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को कौन मैनेज कर रहा होगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स को हमारे यहाँ पर मैनेज करने के लिए या तो गवर्नमेंट है और या तो आरबीआई है, जो टोटल मॉनेटरी सिस्टम्स को कंट्रोल करती है। ठीक, तो मॉनेटरी सिस्टम्स को कंट्रोल कौन कौन करता है? आरबीआई करती है और गवर्नमेंट करता है। तो आरबीआई अपने यहां से मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करती है। आरबीआई यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो गवर्नमेंट करती है और दूसरा आरबीआई करती है। गवर्नमेंट अपने यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी बनाती है। क्या बनाती है? फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। और आरबीआई क्या करती है? टोटल मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करती है, मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करती है। और अब आपको कभी कभी समझ में आएगा, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है, आरबीआई मॉनेटरी सिस्टम, इससे हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भाई? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पास पैसे ज्यादा होंगे तो मैं ज्यादा खर्चा करूंगा और ज्यादा खर्चा करूंगा तो कोई ना कोई हमारा पार्ट आपके बिजनेस से भी संबंधित होगा। जब गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसीज बनाती है तो वहां पर क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है कि कितना तक की आपको सेविंग करना कंपलसरी है या कितने तक की हमारी रेवेन्यूज गवर्नमेंट के पास होगी, उनको किन किन मदों पर खर्चा करना है, मार्केट में पैसा रहेगा या नहीं रहेगा। तो जब आपके पास मार्केट में पैसा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, तो आप ध्यान रखें वहां पर इन्फ्लेशन आती है। क्या होता है? इन्फ्लेशन आती है। और अगर पैसे बहुत कम है तो डिफ्लेशन आती है, डिफ्लेशन या रिसेशन आती है। तो अब आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज हो गई और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन या रिसेशन की भी पार्ट्स भी ध्यान में रखना है। ये सभी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं, अपना इन्फ्लुएंस छोड़ जाते हैं। इन द अदर हैंड, अगर आप मॉनेटरी सिस्टम्स को देखें, दैट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने यहाँ पर जब देखती है मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है तो क्या करेगी? रेट बढ़ा देगी, बैंक रेट को बढ़ा देगी। इसके पास बहुत सारे अपने पास टूल्स होते हैं, मशीनरीज होती है। इन मशीनरीज को टोटल इकोनॉमी को मेंटेन करने की क्षमता रखती है। देखें यहाँ पर आपके बैंक रेट होंगे, एसएलआर होगा और रेपो रेट होगी,
रेपो रेट होगा, ये मॉनेटरी सिस्टम्स है। जब आरबीआई अपने पैसे को चेक करना चाहेगी और मार्केट से पैसा उठाना चाहेगी तो वो अपने इन सभी रेट्स में बढ़ोतरी करेगी, या मार्केट में देखती है कि पैसा कम है तो इन्हीं रेट्स पर घटा देगी। इन सभी रेट्स को जब वो घटा देगी तो मार्केट में पैसे ज़्यादा होंगे। तो हमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है, मॉनेटरी सिस्टम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या रिसेशन हो या बूम हो, इन्फ्लेशन को ही हम दूसरे नाम से बूम भी जानते हैं, बूम हो या मॉनेटरी सिस्टम में अगर आप आ गए, बैंक रेट है, एसएलआर है, रेपो रेट है, तो ईच एंड एवरीथिंग ऑलवेज अफेक्ट द इकोनॉमी होल एज अ होल। तो टोटल इकोनॉमी को जब इम्पैक्ट करेगी तो ऐसे कंडीशन पर आप समझ लीजिए कि आपकी भी इकोनॉमी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वी विल हैव टू मेक अ प्लान हाउ टू सर्वाइव इन दैट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इन दैट इन्वायरमेंट। उस इन्वायरमेंट में अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाना है, इसके लिए हमें प्री प्लानिंग की भी एसेंशियल्स होती है, क्योंकि पॉलिसीज जो होती हैं डायनामिक होती हैं, बदलती रहती हैं, और जब वो पॉलिसीज चेंज होते रहते हैं तो हमें उसी चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को भी मैनेज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है। तो हम इन सभी चीज़ों पर विशेष ध्यान रखेंगे। बच्चों, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट इन्वायरमेंट के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग पॉइंट टू पॉइंट वीडियोज पर बने रहें और हमारा विश्वास है कि यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट्स फ्रॉम बिजनेस इन्वायरमेंट। थैंक यू।